नमस्कार दोस्तों। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 186 वैकेंसीज निकाल दी हैं, है ना। अब एक चीज मैं आपको इसमें बता देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने पहले लिखा कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो भैया अप्लाई नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। मैं सारे डाउट यहां पर क्लियर करूंगा आपके, क्योंकि जहां पर लिखा है ना कि साइंस ग्रेजुएट, तो लोग सोचते हैं कि साइंस ग्रेजुएट लिखा है तो हम बीई बीटेक वाले हैं सर, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि हायर ग्रेजुएशन वाला अप्लाई नहीं कर सकता। आपको मैं बता दूं कि इसमें सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए बात कही गई है, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं सर हमने डिप्लोमा करके फिर बीई या बीटेक किया था, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? भैया आप तब भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप समझ गए मेरी बात, है ना। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आपके पास किसी भी सूरत में हायर डिग्री है, आप अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते, भले आपने डायरेक्ट बीई बीटेक किया हो, या आप सोचे कि सर कहीं पर जो है साइंस लिखा हुआ है, साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, ग्रेजुएशन जो है साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, तो इंजीनियरिंग तो साइंस में गिनी जाती है, तो क्या हम तब अप्लाई कर सकते हैं? बीई बीटेक साफ मना किया गया है, बिल्कुल नहीं अप्लाई कर सकते। डिप्लोमा के बाद आपने बीई बीटेक किया, कई लोग होते हैं ना जो डिप्लोमा करने के बाद सेकंड ईयर में बीई बीटेक मिल जाता है, वो अप्लाई कर ही नहीं सकते, सिर्फ डिप्लोमा होल्डर ही अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले इस बात को क्लियर कर दूं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एज, आप कई बार पूछते हैं मुझसे, तो एज जो है 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। सिलेबस के बारे में, अभी एग्जाम क्राइटेरिया कैसा है देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। अब मैं ये बार बार बता दूं आपको कि एडमिट कार्ड के लिए क्या जरूरी होता है दोस्तों। एडमिट कार्ड के लिए हमें चाहिए होता है एक ईमेल आईडी, है ना, सही ईमेल आईडी। जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने जाएंगे, तो उसमें ईमेल आईडी अपनी सही वाली डालना जो आपके मोबाइल में चलती हो, है ना, और सही का सही मोबाइल नंबर भी डाल देना। ये बात समझ गए। अब एक बात ध्यान रखिए, कोई भी अगर SC ST वाला है, कई लोग पूछते हैं सर इसमें क्या अटैच करना है, अपलोड करना है। मैं एक चीज बता दूं आपको कि आपको यहाँ अभी एप्लीकेशन में कुछ भी अपलोड नहीं करना है, चाहे SC का सर्टिफिकेट हो, ST का हो, OBC के नॉन क्रीमी लेयर का हो, या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का हो, है ना, या फिर आप एक्स सर्विसमैन का हो, यहां पर भी कुछ भी नहीं बताना है। कोई मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। सर लेके जाना है, हाँ, आपको जब ये बुलाएंगे, है ना, खास तौर पे सीवीटी के लिए नहीं। ये तो ऐसा हो गया दोस्तों कि आपने फॉर्म भरा और फॉर्म भरते ही इन्होंने आपके देख लिया भैया कि एप्लीकेशन में जो भी डिटेल दी है सब ठीक है, बढ़िया है, ये आपको एडमिट कार्ड जारी करेंगे। ये रिटर्न है दोस्तों, सबसे पहले रिटर्न होगा। तो रिटर्न में तो कोई कभी कुछ चेक करता है क्या? कभी कोई कुछ चेक नहीं करता है इसमें। रिटर्न में भैया आपको सीधी सी बात है, एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, एक ID प्रूफ और उसकी फोटो कॉपी लेके जाना होता है, तो सब में होता है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जब इसमें क्वालिफाई हो जाओगे, और तब आपको जब ये बुलाएंगे आपके टेस्ट के लिए, भाई आपने, भाई डिप्लोमा है ना, प्रैक्टिकल चीजें होती है, कुछ ना कुछ टेस्ट तो लेंगे ही। रिटर्न निकालने के बाद आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट में बता दूं आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको इससे क्वालिफाई करना है, आपके मेरिट में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। मेरिट आपकी सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि रिटर्न एग्जाम से बनेगी, है ना। आपके ये जो टेस्ट होने वाला है, ट्रेड टेस्ट बोलते हैं इसको, ट्रेड से आपकी टेस्ट होगा, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। समझ गए दोस्तों? तो इसको आपको ध्यान रखना है। और जब आप रिटर्न निकाल लेंगे और तब आपको बुलाया जाएगा, तब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना, SC ST OBC, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के, 10th के, इन सब में, ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप समझ गए मेरी बात। एप्लीकेशन याद रखिए, सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए भरना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए भरना है। हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, बॉयलर टेक्नीशियन के लिए, और बॉयलर टेक्नीशियन, और एक आपका ये जो दो पोस्ट दिख रही है ना आपको, मेंटेनेंस टेक्निकल मैकेनिकल, मेंटेनेंस टेक्नीशियन मैकेनिकल वाला, और बॉयलर टेक्नीशियन, इन दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई सोचे कि क्या मैं इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकता हूं एक साथ, तो आप इन दोनों के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो एक साथ, ठीक है। लेकिन इनको छोड़ करके बाकी कोई भी पोस्ट आप एक साथ नहीं भर सकते, क्योंकि सबके पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे होंगे। तो समझ गए ना। तो अप्लाई मत करना, एक ही एप्लीकेशन डालना है। बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ इनको छोड़ करके, किसको? बॉयलर टेक्नीशियन और मेंटेनेंस, इनको आप भर सकते हो, ठीक है, याद रखिए। और एक बार अगर कोई गलती हो गई ना, फोटो भी गलत हो गया है या कुछ भी अपलोड गलत हो गया है, तो आप समझ जाइए कि आपका एप्लीकेशन दोबारा नहीं भरा जाएगा, है ना। आपका एप्लीकेशन फिर अब वो चेंज हो ही नहीं सकता, एक बार आप कुछ भी कर दोगे तो चेंज नहीं होगा। अब मैं एक बात बता दूं कि भैया जो इसमें जो फीस लग रही है ना, 539 या 500 कुछ फीस है, रुको मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, है ना। ये देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, फीस दिख रही है, एक सेकंड, फीस शायद और नीचे, ये रही 590 की जो फीस है, वो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी को देना है, OBC के नॉन क्रीमी लेयर को देना है, और EWS को देना है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, है ना। बाकी SC ST और PW यानी फिजिकल हैंडीकैप के लिए छूट दी गई है, इनको कोई भी फीस नहीं भरना है, ठीक है। ये देखो मैंने आपको बताया था ना, कैटेगरी में कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता है। अगर एक बार कैटेगरी आपने कुछ भी डाल दी तो उसमें बदलाव नहीं होगा। जो छूट मिलती है वो तो छूट मिलेगी। SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, OBC को 3 साल की मिलती है, नॉन क्रीमी लेयर वालों को, है ना। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो फिजिकली हैंडीकैप
हैंडीकैप भी तो किसी किसी कैटेगरी से होगा। अगर फिजिकली हैंडीकैप जनरल कैटेगरी का है तो 10 साल की छूट मिलेगी। अगर फिजिकल हैंडीकैप जो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का है तो 13 साल की मिल जाएगी। अगर फिजिकल हैंडीकैप एससी एसटी का तो 15 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है सर, पेपर ये देखो यहाँ पर सीबीटी सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा, है ना। और देखो एक होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, जो होता है नॉर्मल, और साथ में जो दूसरा इसके बाद जो होगा वो होगा टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज। भाई आपने जिस भी फील्ड से भरा ना, जैसे मान लो आप मैकेनिकल से हो तो आपको टेक्निकल उससे नॉलेज आएगा, समझ गए आप। इलेक्ट्रिकल से हो सकते हैं तो इलेक्ट्रिकल से आएगा। तो अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर खाली है, उन पोस्ट को हम एक बार देख लेते हैं कि पोस्ट कैसी है। ये देखिए यहाँ पर जाइए आप फटाफट से, है ना। और उससे पहले याद रखिए लास्ट डेट ये 22 अप्रैल यानी आज से ये फॉर्म चालू हो गया है। और डिस्कशन विद मनोज में दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म खुलते हैं, है ना, अच्छे वाले बढ़िया वाले जो मुझे लगते हैं कि जेन्युइन है, ओरिजिनल है, सब कुछ है, ठीक है। और आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, ये दोस्तों नवरत्न या वैसी नहीं है, ये महारत्न कंपनी है, महारत्न हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये, ठीक है। और आप जहां अभी भर्ती होने जा रहे हैं वो ध्यान सुन लीजिए, ये है विशाख रिफाइनरी। विशाख का मतलब होता है दोस्तों विशाखापट्टनम, यानी कि आपकी जो जॉब लगेगी वो विशाखापट्टनम में लगने वाली है, ठीक है। ये विशाख रिफाइनरी है, ये यहाँ पर अभी अभी इन्होंने शुरू किया है। ये देखो इनका अब ये देखो फ्यूचर एक्सपेंशन है कि ये चाहते हैं, इनकी प्लानिंग है फ्यूचर की कि ये 15 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम, है ना, विशाख रिफाइनरी से जो है काम करना शुरू कर दें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह बनाएं, सब कुछ करें। तो वहां के लिए वैकेंसी है, आप समझ गए होंगे। तो 22 अप्रैल से फॉर्म खुला है, 21 मई तक आप, लास्ट डेट 21 मई है, इसको मत भूल जाना, ये अप्लाई कर देना। इसीलिए मैंने कहा डिस्कशन विद मनोज में आप जुड़े रहें, क्योंकि मैं आपको तुरंत ही और लेटेस्ट बिल्कुल जानकारी देता हूँ, ठीक है। और इसीलिए अब देखिए इसमें 2 फीचर होते हैं हमारे यूट्यूब में, एक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन, वो इसीलिए दिएंगे दोस्तों ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो। जो भी चैनल आपको पसंद है उसके वीडियो आपको अगर चाहिए तो आपको उससे जुड़े रहना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे पोस्ट के बारे में बात कर ले। देखिए एक आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ, है ना, एक सेकंड, ये यहाँ चला गया, ठीक है, ये ज्यादा ही कुछ हो गया, थोड़ा सा कम। अब देखो अब दिखेगा आपको, ठीक है। अब आप बस देखते हैं ना, मैं आपको बताते चलाऊंगा। ऑपरेशन टेक्नीशियन के लिए आपको दिख रहा है डिप्लोमा चाहिए, है ना। किसमें चाहिए भैया? केमिकल इंजीनियर। तो अब इसमें केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए। अब ये सोचे कि कोई बीई बीटेक वाला अप्लाई कर सकता है क्या? मैं बार बार बोल चुका हूँ, बीई बीटेक यानी कि हायर डिग्री, और हायर डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। हायर डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ये देखो डिप्लोमा। अब बॉयलर टेक्नीशियन के लिए आपको चाहिए मैकेनिकल में डिप्लोमा चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बस इतना ही जरूरी है। अब आप बोलेंगे सर ये नीचे जो लिखा है क्या है ये? देखो इसमें लिखा है डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब होता है कि अच्छा है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है कि अगर किसी के पास मैकेनिकल में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो वो चुपचाप इसको अप्लाई कर ले। इस चक्कर में ना फंसे कि यहाँ पर सर बोला गया फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट कंपिटेंसी सर्टिफिकेट चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये डिजायरेबल लिखा है, डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब होता है कि अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो जब कोई बात नहीं तो बात ही खत्म हो जाती है। आप समझ गए मेरी बात? चलिए ठीक है, तो आप परेशान नहीं होंगे इसमें। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो आप जरा ध्यान से, है ना, एक सेकंड में पेन तो ले लूँ जरा, नहीं तो कैसे समझोगे, ठीक है। अब ये देखो मेंटेनेंस टेक्निकल मैकेनिकल बनी बात है, डिप्लोमा मैकेनिकल चाहिए। इलेक्ट्रिकल वाले के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल चाहिए। मेंटेनेंस टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो भैया बनी बात है डिप्लोमा आपने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से करी हो, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कलर इंजीनियर कंट्रोल इंजीनियरिंग की हो, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यानी समझ गया ना, ईसी वाले भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये भी कर सकते हैं। तो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे सब मैंने बता दिया है। अब ये देखो लैब एनालिस्ट में साफ बोला गया था बीएससी पीसीएम से की हो, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, एक तो ये, और 60% होने चाहिए। लेकिन ध्यान सुन लो, 60% के साथ अगर किसी ने बीएससी की है और उसका सब्जेक्ट पीसीएम था, है ना, और उम्र अगर 18 से 25 साल के बीच में है, ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूं मैं उम्र आपको, ठीक है। आपको पता है कि एससी और एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उनको 3 साल की छूट मिल जाती है, और जनरल वालों को कोई छूट नहीं मिलती है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया था। चलिए बहुत बढ़िया। और ये जूनियर, और देखिए मान लीजिए अगर किसी के पास बीएससी नहीं, अगर केमिस्ट्री से उसने एमएससी भी की हुई है 60% के साथ, एमएससी फर्स्ट क्लास, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। यानी बीएससी करके रखा हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 60% तो अप्लाई कर लेगा, केमिस्ट्री एमएससी तो भी अप्लाई कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो जरा, जो मैं आपको बोल रहा था, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो साइंस ग्रेजुएट है ना, जूनियर फायर एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? जो साइंस ग्रेजुएट हो और उसके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस हो, है ना, वैलिड हैवी विद लिखा है, मतलब ये होना चाहिए, ठीक है। और 40% के साथ ने आप इसको अप्लाई कर, मतलब 40% अगर आपके आए हो, साइंस ग्रेजुएट हो तो कर सकते हो। लेकिन साइंस ग्रेजुएट का मैंने क्या बताया था, कई लोग निकाल लेते हैं ना, मतलब कि सर हम बीई बीटेक वाले, तो आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए बिल्कुल फ्री रहो, ठीक है। आप अप्लाई करना मत, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मना किया है इन्होंने, साफ साफ मना किया है। चलिए दोस्तों ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए। और टोटल वैकेंसी आपको दिखी गई होगी कि कितनी है, 186, ठीक है।
चलिए अब इसको छोटा कर देते हैं वापस से, आपने पोस्ट देख ली है ना, और कोई जानकारी तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। वैकेंसी आपने देख ली 186 टोटल वैकेंसी है। सिलेक्शन मेथड और मेडिकल ट्रीटमेंट में अभी बताता हूँ। सिलेक्शन तो बता चुका मैं आपको, एज क्राइटेरिया वैकेंसी है ना, ये सब हो गया अपना। चलिए अब आगे चलते हैं और आपको ये बता दिया कि आपकी कहाँ जॉब लगने वाली है, विशाखापट्टनम जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इतनी देख लो भैया, ऑपरेशन टेक्नीशियन की 94 पोस्ट खाली है, इसकी 18 पोस्ट खाली है, 14 पोस्ट खाली है, मैकेनिकल मेंटेनेंस 17 है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, ठीक है, 9 है, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों की, लैब एनालिस्ट की जो है 16 पोस्ट खाली है, और जो जूनियर फायर सेफ्टी है उनकी 18 हिसाब से ये हो जाते हैं इतने। अब सर ये क्या लिखा है, ये इनका वर्क लिखा है जो आपको पढ़ लेना है, कि आप ऑपरेशन टेक्नीशियन बन करके क्या 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 काम करोगे आप, है ना, कि भाई कंप्रेशन है, वेल से ये सब चेक करने पड़ते हैं ज़्यादा सर, है ना। ये इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन वाले को क्या क्या करना पड़ता है भैया, कि कैरिंग आउट करेक्टिव प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट है उनके देख रेख करने वाली बात हो जाएगी। टेक्नीशियन का क्या काम है वो सब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो खैर काम है जो आपको लिखे हुए हैं, ठीक है, हम इस पर बात नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं भैया, यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, जल्दी से देखेंगे। और ये देखो क्या है इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या बोला इसने, ऑल द क्वालिफिकेशन शुड बी फुल टाइम रेगुलर कोर्स। अब क्या होता है, कई लोग होते हैं जो पार्ट टाइम करते हैं, पार्ट टाइम ग्रेजुएशन लिया होता है, नहीं चलेगा। कई लोगों ने डिस्टेंस एजुकेशन की होती है, नहीं चलेगा, ठीक है। जो रेगुलर वाला है, देखो साफ साफ, पार्ट टाइम और डिस्टेंस मोड जो है विल नॉट बी एंटरटेन्ड, फुल टाइम रेगुलर वाला ही सिर्फ एंटरटेन्ड होगा, ठीक है। अब इसमें सेकंड पॉइंट पढ़ो कि एक्सेप्ट जूनियर फायर एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर पोजीशंस, सिर्फ इस पोजीशन को छोड़ दो, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल, है ना, मतलब इसको छोड़ करके, इस पोजीशन को छोड़ करके बाकी सभी के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन कैटेगरी शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम 60%। मतलब ये है कि ये जितनी भी अभी मैंने बोला ना, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले, अगर ये इसके लिए अप्लाई करते हैं जूनियर फायर सेफ्टी इंस्पेक्टर के लिए, तब इनके परसेंटेज को नहीं देखा जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसको छोड़ करके बाकी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनकी ग्रेजुएशन में 60% की डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, समझ गया, 60% की चाहिए। और यही 60% रिलैक्स हो जाएगा किसके लिए भाई, तो अगर जनरल, ईडब्ल्यू एस और ओबीसी के लिए चाहिए अगर 60%, तो एससी एसटी वालों के लिए और फिजिकली हैंडीकैप के लिए चाहिए होगा 50%, समझ गए। लेकिन ये परसेंट कहाँ नहीं देखे जाएंगे, जब आप जूनियर फायर सेफ्टी इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करेंगे। उम्र आपको मैंने बताई दी है, ठीक है। और भाई यहाँ देखिए जरा, ओबीसी, अच्छा याद रखना, एससी एसटी और ओबीसी एनसीएल जो आपको दिख रहा है, इन सबको आपको मालूम है, सर्टिफिकेट मैंने आपको पहले बता दिया, तो कुछ नया नहीं लिखा है यहाँ पे, सब वही लिखा है, जितना मैंने अंडरलाइन किया ना ये सब आप कर चुके हैं। अब एक चीज सुनिए ध्यान से, इसमें एक चीज और बोली गई है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहले एक बात ये जान लें कि जो लैब एनालिस्ट की पोस्ट है, याद है ना, लैब एनालिस्ट जिसके लिए बीएससी चाहिए थी, उसको छोड़ करके बाकी जितनी भी पोस्ट इसमें लिखी है, सब में आपको बड़े बड़े स्ट्रक्चर पे चढ़ना पड़ेगा, टॉल स्ट्रक्चर पे चढ़ना पड़ेगा, कॉलम में चढ़ना पड़ेगा, बड़ी टैंक की सीढ़ियां, मंकी लैडर्स, ये सब चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब सुटेबिलिटी आप पहले से देख लेंगे, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, यही बात इसमें लिखी गई है ना। ओबीसी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर के बारे में बताया गया कि देखो दो तरह के ओबीसी होते हैं, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर और एक होते हैं क्रीमी लेयर। अंतर क्या होता है, ओबीसी का ऐसा परिवार जिसकी सालाना है 8 लाख रुपए से कम होती है, उसे नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं। और सही तरीके से बता दूं, जहां पर भी ओबीसी लिखा हुआ है ना दोस्तों, वो ओबीसी समझ जाओ कि ओबीसी सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के लिए होता है। क्रीमी लेयर वाले कहां जाते हैं सर, इनको जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट करते हैं, बस यही बात यहाँ पर लिखी हुई है ना। तो अगर कोई भी नॉन क्रीमी लेयर है तो वो कैसे पता चलेगा नॉन क्रीमी लेयर है, उसको क्या दिखाना पड़ता है, उसको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। और डेट देख लो यहाँ पर, जिसका जो डेट है 31/1/2019, इसके पुराना नहीं होना चाहिए, इसके डेट या इसके बाद का ही होना चाहिए, ठीक है। और ये डेट याद रखना है आपको सबको, चलिए ठीक है। कैटेगरी कुछ भी चेंज नहीं होगी, ये देख लो यहाँ पर, ये मैंने सब लिख दिया यहाँ पर, ये शॉर्ट में लिख दिया, कैटेगरी कुछ भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अब एक यहाँ पर एक चीज आती है कि जो जम्मू कश्मीर वाले अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 5 साल की छूट मिल जाएगी एज में, तो आप भी परेशान मत होइए। और हाँ, अब यहाँ पे एक एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा हूँ। मान लो ऐसा एक्स सर्विसमैन जो कहीं पर काम कर चुका है, लेकिन 6 महीने से कम काम नहीं किया, मतलब 6 महीने उसने काम किया हुआ है, ठीक है, कंटिन्यू काम किया उसने अपने किसी भी आर्म्ड फोर्स में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। तो इनको क्या है ना, इनको बोला गया है कि आपने जो 6 महीने वहां काम किया है उसको हटा लो, ठीक है, उसको हटा लो। अब अपनी एज देखो, मतलब जो काम किया है ना आपने, उस एज को काट दो, है ना, उसको हमने नहीं गिना हम कि आप यहाँ इतना काम करके आ गए, ठीक है। अब अपनी एज देखो, अगर अब आपकी एज कैटेगरी के हिसाब से आपके अगर अपर एज लिमिट को क्रॉस नहीं करती है ना, तो आप इसको भर सकते हो। और अगर 6 महीने काटने के बाद, आपके उम्र में से 6 महीने हम काट रहे हैं, उसके काटने के बाद अब जो उम्र बची और आपकी कैटेगरी में आपकी एज से आप ओवर हो रहे हो, कैटेगरी में जो हायर एज है उससे ओवर हो रहे हो, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। चलिए भैया, ये तो आप समझ गए इस चीज को,
है ना। इधर आ जाते हैं अपन, ये देखो ये मैंने बता दिया पेमेंट आपको करना है ऑनलाइन ही। अच्छा पेमेंट के लिए ध्यान सुन लीजिए, जब पेमेंट हो जाएगा ना सक्सेसफुल, तो आपको मालूम है ना सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो सक्सेसफुल नहीं आता है, मान लो पेमेंट अटक जाए, आपका कुछ भी हो जाए, तो आपको जिस मेल आईडी पे जा करके कंप्लेंट करनी है, मैं वो आपको मेल आईडी दिखा देता हूँ, इन्होंने भी दिखाई हुई है, ठीक है। सीधे पहुंच जाना यहाँ पर, कहीं पर भी दिक्कत आए, ये रही मेल आईडी भैया, है ना। क्या करना है आपको मैं बताता हूँ, जो ट्रांजेक्शन नंबर होता है ना, ट्रांजैक्शन नंबर जो भी आपका आएगा उसको तुरंत लिख लेना, ठीक है। और उसको लिख करके इनको ये मेल है ना, इसमें मेल कर देना, ये टाइप करना मेल में और भेज देना, सर मेरा ये ट्रांजैक्शन नंबर है और मेरा जो है पेमेंट तो कट गई लेकिन कुछ आया नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। चलिए भैया बहुत बढ़िया। पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी को एक चीज याद रखनी कि उनकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% से कम नहीं होनी चाहिए, 40% से ज्यादा होनी चाहिए, और इस बात के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन कब दिखाना पड़ेगा, ये सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरह में नहीं जाना। एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी अपलोड मत कर देना, बार बार बोल रहा हूँ मैं, है ना। कुछ भी अपलोड नहीं करना, ये तब अपलोड करना है जब रिटर्न दे लोगे, रिटर्न पास कर लोगे और टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तब वहां पर जाना है, ठीक है। मेडिकल फिटनेस भी इसमें बात कही गई है। मेडिकल फिटनेस में एक ही चीज है कि भैया अच्छे से दिखना चाहिए, अगर अच्छे से नहीं दिखता होगा तो आप मेडिकली फिट नहीं है, बस आंखें बहुत इंपॉर्टेंट बोली गई है, ठीक है। अगर और SC ST PW इनको जो है, इनको भैया सेकंड क्लास का रेल फेयर भी दे रहे हैं ये लोग, है ना। तो भैया अपने टिकट संभाल के रखना, SC ST PW वीडियो वालों आपको ये सेकंड क्लास का दे देंगे, लेकिन ये तभी देंगे जब आप 30 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस करके आए होगे, और नहीं होगा ऐसा तो नहीं देंगे आपको, ठीक है। देखो ये देखो लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए, और ये स्किल टेस्ट के टाइम पे देना है ना, रिटन टेस्ट के टाइम पे नहीं देना है, जब स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तब दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप समझ गए मेरी बात, चलिए बहुत बढ़िया। और वैकेंसी कहाँ है, विशाखापट्टनम में, ये भी मैंने बता दिया है ना। और यही मैंने बता दिया कि भैया बॉयलर टेक्नीशियन और मेंटेनेंस टेक्नीशियन मैकेनिकल, इनके लिए आप साथ साथ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बाकी किसी के लिए साथ साथ अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाकी सबका पेपर एक साथ होने वाला है। मैं बार बार बोल रहा हूँ तो डाउट मत रखना, ठीक है। चलिए भाई, और मैं देख लेता हूँ उसमें कुछ खास है बताने के लिए। अब जैसे आप अगर सिलेक्ट हो गए तो आपकी तनख्वाह देख लो, यहाँ पे सैलरी आपकी 55,000 पर मंथ रहेगी, ठीक है। जिसमें पे स्केल बेसिक तो इतना ही कुछ है, लेकिन वो जुड़ जुड़ करके इतना आता, तो 55,000 में रहेगी, और 9 महीने तक आपका प्रोबेशन चलता रहेगा, और 9 महीने में अगर आपका काम बहुत अच्छा पाएगा तो आपको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ, ठीक है। और नीचे की तरफ चलेंगे, यहाँ तो हमारा हो गया है एप्लीकेशन फी, और एक बार अगर एप्लीकेशन फी चली गई तो रिफंड नहीं होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एडमिट कार्ड वगैरह मैंने आपको बता दिया, मेल आईडी वगैरह सब मैं आपको भेजेंगे, है ना। मतलब इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि एडमिट कार्ड आ गया है, तो आपको तो लॉगिन करना पड़ेगा, अपनी साइट पे जाकर के इनके लॉगिन करना, और तब आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं भी बता देता हूँ कहाँ पर क्या है, ठीक है। और कोई भी गलत जानकारी मत भरना, वरना ये बाद में आपको सब कैंडिडेचर वगैरह सब कैंसिल कर देंगे, ठीक है। फोटो वगैरह मैं बता दूंगा आपको, देखो फोटो मालूम है ना आपको, फोटो और सिग्नेचर 200 KB से ऊपर नहीं होने चाहिए, ठीक है। 200 KB से ऊपर नहीं होने चाहिए, और JPEG फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखना है आपको, और कुछ नहीं, है ना। और फोटो में जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। और याद रखिए कई लोगों का क्या होता है कि CGPA मिलता है उनके परसेंटेज में, आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ध्यान रखना। और जिस भी फॉर्म से किया गया है ना, जिस भी सहारे जिसके थ्रू CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा रहे हो, उस फॉर्म का एक सर्टिफिकेट बनता है जो आपका कॉलेज देता है। तो आपको परेशान मत होना है कहाँ मिलेगा सर, अगर आपके कॉलेज ने आपको CGPA में दिया है परसेंटेज, आप अपने हेडमास्टर के पास पहुंचिए, उनको बोलिए कि सर मुझे फॉर्म भरना है, इसमें परसेंटेज मांगा गया है, तो CGPA को परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, और जिस फॉर्मूले के तहत किया गया उसको सर्टिफिकेट मुझे दे दीजिए, वो दे देंगे, देते ही हैं भैया, कहाँ जाएंगे, ठीक है। चलो, और ये है ना, तो मेल आईडी मैंने आपको सब कुछ बता दी। तो ये था दोस्तों जो आपको मुझे समझाना था। अब मैं आपको सीधे दिखा देता हूँ कि कहाँ है इसकी वेबसाइट, ये देखो वेबसाइट, जिसकी मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर हूँ, और ये देख रहे हो आप, ये जो है, ये रहा वो रिक्रूटमेंट, है ना, रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन विशाखा रिफाइनरी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं क्लिक हेयर, ये तो एडवर्टाइजमेंट था जो आप पढ़ रहे थे इंग्लिश में पूरा का पूरा, यहाँ क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। और ये विंडो ओपन करने के लिए बोलेगा, तो नया ओके कर देना, आगे बढ़ जाना। एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। अब जो नया कैंडिडेट है, यहाँ देख रहा हूँ, ये देखो ये साइन इन और ये सब बोल रहा है ना, तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है यहाँ पर साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। अब जैसे क्लिक करोगे तो देखो नया फॉर्म खुलेगा। अब आपको दिख गया होगा कि मुझे यहाँ पर अपना जो है ये फर्स्ट नेम फिर कंफर्म फर्स्ट नेम, है ना, कुछ भी। अब जैसे कि अब आपको पता है, जैसे मेरा नाम हो गया मनोज, है ना, ये मनोज हो गया, फिर टैब दबाया, फिर से लिखो MANOJ मनोज, ठीक है। और फिर टैब दबाओ KUMAR, फिर टैब दबाओ KUMAR पूरा करके, ठीक है। फिर टैब दबाओ SHUKLA, और फिर टैब दबाओ, फिर लिख दो SHUKLA हो गया, ठीक है। और फिर से टैब दबाया, ये देखो पूरा नाम इन्होंने लिख दिया धीरे से, ठीक है। अब आप ये समझ गए। अब यहाँ पर फिर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर कंफर्म कर दीजिए, ईमेल आईडी, फिर ईमेल आईडी को कंफर्म कर दीजिए, समझ गए आप सभी की सभी, है ना। तो ये सब जब आप कंफर्म कर लेंगे, अब ये क्या है ना, मैंने फॉर्म भरने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो मैं भरूंगा नहीं, आप चिंता नहीं करो,
है ना। चलो ठीक है, तो आप समझ गए ना दोस्तों कैसे करना है ना। अब ये यहाँ पर मुझे अटका के ही रखेगा ये, जब तक पूरा नहीं भर दूंगा। तो ठीक है, तो ये लिंक मैं आपको सारी दे रहा हूँ, चिंता मत करिए। और ये देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है ना, ये देखो ये एचपीसीएल की, और ये महारत्न कंपनी है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये एक महारत्न कंपनी है दोस्तों, है ना। तो जैसे ये वेबसाइट खोलोगे ना, तो यहाँ पर ये कैरियर, ये देखो कैरियर में रेड कलर का दिख रहा है ये, है ना, ये कैरियर में जैसे ही आप जाएंगे तो जॉब ओपनिंग्स पे आपको जाना पड़ता है ना। जॉब ओपनिंग्स पे क्लिक करोगे आप, जैसे ही एक पेज ओपन होगा, हो जाए, थोड़ा सा टाइम तो लेगा ही, ठीक है। ये देखो ये एक पेज ओपन हो गया, और ये पेज कौन सा है, एक सेकेंड, ये रहा, ये देखो, और इसमें दिख रहा है ये पहला वाला, बस इसी में आपको क्लिक करना है और फिर से उसी पन्ने पे आप पहुंच जाएंगे। क्या आप समझ गए दोस्तों? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, है ना। कोई भी डाउट हो, मैंने आज तक किसी भी कमेंट का आंसर ना दिया हो, ऐसा हुआ नहीं है। तो आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सिलेक्शन लीजिए, तैयारी कीजिए।